जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि लॉ एग्ज़ाम, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नाबार्ड, यूजीसी नेट, डिफेंस, रेलवे। तो आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो पीडीएफ के लिए। अब पहला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट जो है ये पहचानना है। तो जियोग्राफिक ज़ीरो लाइन ये ग्रीनविच लंदन से पास होती है। दूसरा है कि जियोग्राफिक ज़ीरो लाइन ये मेंटेन की जाती है CSIR/NPL के द्वारा अंडर ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स BIPM फ्रांस में। और तीसरा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये मेंटेन किया जाता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम के द्वारा। तो अब आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट पहचानना है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली बात चल रही थी कि भारत के 2 टाइम जोन रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे यूएसए है उसके कई टाइम जोन्स है, रशिया है उसके कई टाइम जोन्स है। तो उसके पहले हमें टाइम जोन किस तरीके से होता है, क्यों होता है, वो समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो अर्थ है तो इसमें जो लॉन्जिट्यूड होते हैं, अब काफ़ी एस्पिरेंट्स को लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड इसमें भी फ़र्क समझने में मुश्किल जाती है। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है। लॉन्जिट्यूड मतलब क्या है, इसमें लॉन्ग एक साइलेंट वर्ड आ रहा है लॉन्ग लॉन्जिट्यूड में। तो लॉन्ग इसमें से कौन सी हो सकती है, ये लॉन्ग हो सकती है, ये लॉन्ग हो सकती है। ऑब्वियस है, ये जो है ये लॉन्ग है ना देखने में। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं, लॉन्जिट्यूड मतलब ये होता है, लैटिट्यूड मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पर ये जो अर्थ है तो इसकी लॉन्जिट्यूड के हिसाब से हम जो टाइम है वो सेट करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जो ये लॉन्जिट्यूड नज़र आ रही है तो इसमें आपको ये जो 15 डिग्री का जो फ़र्क होता है एक दो लाइन में, उसमें 1 घंटे का फ़र्क होता है। मतलब 15 डिग्रीज अगर है तो 1 आवर आगे या पीछे होता है। अब आप अगर इस साइड जाओगे तो टाइम आगे जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर 3 बजे हैं तो यहाँ पर 4 बजे रहेंगे। मतलब अगर हम इंडिया से देखते हैं तो इंडिया से अगर हम इस साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, आगे जाएगा। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो तो टाइम कम होगा। तो अब ये जो बेसिक लाइन है, मतलब जहाँ से टाइम जोन पढ़ते हैं, टाइम कितना रहेगा वो हम गिनते हैं, तो वो ग्रीनविच लंदन से पास होती है। तो देखिए, बिल्कुल सही है। अब क्यों पास होती है, तो देखिए ये किसने किया है, तो ये इंसानों ने किया है ना, ह्यूमंस ने किया है। अब ये जिस वक्त में किया गया था उस वक्त ब्रिटिशर्स का कई जगहों पर राज था, तो इसलिए पूरी दुनिया में ब्रिटिशर का राज था, तो उन्होंने अपनी जगह से ले लिए, है ना। अब समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। अब दूसरा अगर हम देखते हैं, ज़ीरो लाइन मेंटेन की जाती है CSIR/NPL के द्वारा अंडर ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो ये गलत है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है, और जो जियोग्राफिक ज़ीरो लाइन है वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम के द्वारा की जाती है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था कि 2 टाइम जोन रहने चाहिए भारत के, यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है। मतलब हमें 2 घंटे के आसपास का फ़र्क जो है वो नज़र आता है। तो इस तरीके से भारत में भी 2 टाइम जोन रहने चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पर सुबह हो रही है, बाद में यहाँ पर सुबह हो रही है ना। मतलब यहाँ पर अगर 8 बजे ही सुबह हो रही है तो यहाँ पर 10 बजे सुबह हो रही है। तो एग्जाम्पल हम सब समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम टाइम सेव कर सकते हैं। अभी हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो वक्त हम काम करते हैं तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है ना स्टैंडर्ड, अगर हम देखते हैं तो। लेकिन अगर हम यहाँ का पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर 4 बजे शाम हो जाती है और यहाँ पर 6 बजे शाम होती है। और इस साइड में अगर हम देखते हैं तो दिन 8 बजे ही हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम ईस्टर्न साइड में देखते हैं तो लोग जो है 8 से 4 बजे तक अच्छे से काम कर सकते हैं, और वेस्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो 10 से 6 बजे तक काम कर सकते हैं। तो अगर हम सेपरेट टाइम जोन रखते हैं तो हम जो लाइट है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डाटा लोकलाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला आता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर पर्सनल डाटा जो है कंट्री के रेसिडेंट का वो प्रोसेस्ड और स्टोर रहना चाहिए कंट्री में ही। दूसरा है कि ये एम करता है ताकि जो लिंचिंग है वो रिड्यूस कर सके हम। लिंचिंग मतलब क्या होता है, मॉब लिंचिंग है ना। मतलब मॉब जो है वो इकट्ठा हो जाती है और उन्हें कुछ लगता है और किसी को मार डालती है, तो वो लिंचिंग है। तीसरा अगर हम देखते हैं, यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है
ये मैंडेट नहीं करता है सारे डाटा को लोकलाइज्ड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला जो है बिल्कुल सही है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, और अगर तीसरा देखते हैं तो ये भी सही होता है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है ताकि पर्सनल डाटा जो है कंट्री के रेसिडेंट्स का वो प्रोसेस और स्टोर उसी कंट्री में होना चाहिए। नहीं तो अभी फेसबुक डाटा लीक, आपको पता होगा फेसबुक जो है उन्होंने पूरा डाटा जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को देते हैं, जिससे कि जो इलेक्शंस है उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा प्रोटेक्शन का, और आधार जो है उसकी भी वजह से ये डाटा प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्पॉन्ज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्पॉन्ज जो है ये मेंबर है फाइलम पोरीफेरा का। दूसरा है कि सिंपल मरीन एनिमल होता है सिंगल सेल से, और तीसरा है कि उसको ना ही माउथ होता है, ना ही मसल्स होते हैं, ना ही हार्ट होता है, ना ही ब्रेन होता है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, फाइलम पोरीफेरा इसका मेंबर होता है। और अगर हम तीसरा देखते हैं उसको माउथ भी नहीं होता है, मसल भी नहीं होता है, हार्ट भी नहीं, ब्रेन भी नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं होता है कुछ भी। लेकिन ये सिंगल सेल जो है ये गलत हो जाता है, यहाँ पर मल्टी सेल बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। 1 और 3 जो है इसका सही जवाब रहेगा बी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार्टून भी निकला था। तो यहाँ पर ये जो है ये मेंबर है फाइलम पोरीफेरा का, और इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इसके माउथ, मसल, हार्ट, ब्रेन कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि किस बेसिस पर कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर नाम दिया जाता है। मतलब ट्रेड सरप्लस जो है वो $20 बिलियन के अबव रहना चाहिए विद द यूएस। दूसरा आता है कि करंट अकाउंट डिफिसिट सरप्लस जो है वो 3% ऑफ जीडीपी रहना चाहिए। और तीसरा है कि परसिस्टेंट फॉरेन एक्सचेंज परचेज 2% प्लस ऑफ द जीडीपी रहना चाहिए 12 महीनों में। ट्रेड सरप्लस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भारत है और यूएसए है, तो इन दोनों में ट्रेड तो होता ही है, मतलब यूएसए भी कुछ भारत को देता है, भारत भी कुछ यूएसए को देता है। तो यहाँ पर ट्रेड सरप्लस रहना चाहिए यूएसए के साथ, मतलब कि जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जाना चाहिए। $20 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रहना चाहिए। करंट अकाउंट डिफिसिट सरप्लस 3% ऑफ जीडीपी रहना चाहिए। तो बताइए आप क्या लगता है आपको। तो यहाँ पर पहला जो बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्री कंडीशंस है करेंसी मैनिपुलेटर के लिए। ट्रेड प्लस सरप्लस जो हमने देखा है 20 बिलियन से ज़्यादा रहना चाहिए, और 3% ऑफ जीडीपी रहना चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज परचेज जो है 2% प्लस ऑफ जीडीपी ओवर 12 मंथ्स रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि प्रीएम्बल जो है हमारी भारत का, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही स्टेटमेंट आपको पहचानना है। जस्टिस जो है हमारे प्रीएम्बल में एम्ब्रेस करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आइडियल ऑफ जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमारे प्रीएम्बल में अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लाया गया है। और तीसरा है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो लाई गई हमारे प्रीएम्बल में वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी मतलब है फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब है समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब है भाईचारा, ब्रदरहुड। तो जो पहला है ये बिल्कुल सही है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होता है जस्टिस। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से नहीं, रशियन रिवॉल्यूशन जो है वहाँ से हमने जो जस्टिस है उसके आइडियल्स लिए हैं, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये 3 मेन भाग ही है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये 3 भाग है, तो ये बिल्कुल सही होता है। जवाब रहेगा 1 और 3, मतलब बी जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में 3 तरह के से हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था 1917 के। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अब फ्रेटर्निटी जो मेंशन हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल सिटीजन्स, ये फ्रेटर्निटी किस तरीके से प्रमोट होती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे फ्रेटर्निटी, भाईचारा प्रमोट होता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप इससे प्रमोट होता है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि अगर आप भारत में कहीं पर भी रहते हो, आप भारतीय हो, इंडियन हो, और मैं अगर कहीं पर भी रहता हूँ मैं भी एक इंडियन हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और आप अगर गुजरात में रहते हो, लेकिन अगर मैं आपसे गुजरात में आकर मिलता हूँ तो आप गुजरात के सिटीज़न नहीं हो, आप भारत के ही हो, मैं भी भारत का ही सिटीज़न हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक भाईचारा हो गया ना, कि मतलब तुम भी भारतीय, मैं भी भारतीय, मतलब ये तो भाईचारा हो गया। तो इससे सिंगल सिटीजनशिप जो है ये फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है, ब्रदरहुड को प्रमोट करती है, बिल्कुल सही है। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं तो उसमें तो हमें ब्रदरहुड देखने को मिलता है ना, फ्रेटर्निटी जो है प्रमोट होनी चाहिए, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है,
हमारे हक की बात हो रही है, हमारे हमारे फंडामेंटल राइट मतलब एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट, मतलब मेरा फंडामेंटल राइट, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरी इक्वालिटी। तो यहाँ पर ये जो है भाईचारे को प्रमोट नहीं करता है, इसका भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम देखते हैं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी तो सरकार को कुछ गाइडलाइंस देती है कि आपको कैसे रूल्स लाने हैं। तो यहाँ पर भाईचारा कहाँ से आता है ना, यहाँ पर कोई भाईचारा नहीं आता है, तो ये भी गलत हो जाता है। मतलब सिर्फ 1 और 3 जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। अब क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये किस पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, आर्टिकल भी आप बता दीजिए कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2018 ये भारत और किस कंट्री के बीच में हेल्ड की गई थी। अब ये मैं हर वीडियो में क्वेश्चन लेकर आता हूँ इसीलिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, ये जो एक्सरसाइजेस होती है उसके बारे में। तो ये हुई थी भारत और जापान के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिलिट्री कोऑपरेशन होना चाहिए भारत और जापान के बीच में, इसीलिए यहाँ पर धर्म गार्डियन। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।